शपथ ग्रहण और मंत्रालय बांटे जाने के बाद सबसे बड़ा काम भी पूरा हो गया। मोदी सरकार पार्ट 2 में पहली कैबिनेट की बैठक भी पूरी हो गई और इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें चुनाव के दौरान किए गए वायदों को निभाने की कोशिश नजर आती है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार सिर्फ चुनाव और वोट लेने के लिए सरकार नहीं है। यह सरकार वास्तव में किसानों की माली हालत सुधारना चाहती है। देश की सबसे बड़ी आबादी किसानों की और किसानों की हालत किसी से छुपी भी नहीं। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया था, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों तक सीमित था जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी। अब ये लाभ सभी किसानों को मिलेगा। 2 हेक्टेयर तक का बंधन आज मंत्रिपरिषद ने समाप्त कर दिया है। अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे। 2 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 14.5 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने किसानों के लिए सिर्फ सम्मान निधि का ख्याल ही नहीं रखा, बल्कि उनके लिए अलग से पेंशन योजना की शुरुआत भी की गई है, जिसमें लाभार्थी के बराबर सरकार की तरफ से भी अंशदान दिया जाएगा। इस किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल के किसान फायदा उठा सकते हैं। 60 वर्ष पूरी करने के पश्चात 3,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी उनकी पत्नी होंगी, उनको 50% इस योजना का लाभ मिलेगा। खेती के बाद बात किसानी की। जी हाँ, सरकार ने पहले दिन ही उन किसानों की खैर खबर भी ली जो पशुपालक हैं और टीकाकरण के अभाव में अपने पशु खो देते हैं। अब उनके पशुओं की जान की रक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार ने उठाया है। 5 साल में ये बीमारियां खत्म करने का सरकार ने आज एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। किसानों के बाद बारी आई वैसे दुकानदारों की जो छोटे स्तर पर दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से पेंशन योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया गया है। छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कुछ न कुछ सामान बेचने वाला है, तो इनके लिए भी जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। सरकार के इस फैसले से 1.5 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले 3 करोड़ छोटे कारोबारियों, दुकानदारों के लिए किसानों की तरह पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएमओ में कार्यभार संभालते ही पहला बड़ा फैसला शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का लिया। राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का फायदा अब आतंकी और नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी मिलेगा। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत अब छात्रों को 2,000 की जगह 2,500 रुपए प्रति माह और छात्राओं को 2,250 की जगह 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही 1 साल में राज्य पुलिसकर्मियों के 500 बच्चों को स्कॉलरशिप का कोटा रहेगा। इन अहम फैसले के साथ ही संसद के बजट सत्र का भी ऐलान कर दिया गया, जो 17 जून से शुरू होगा। 17 जून से 26 जुलाई तक 40 दिन का और 30 सीटिंग का ये अधिवेशन होगा। इस दौरान पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, जिसमें 19 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। 20 जून को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 4 जुलाई को आर्थिक सर्वे पेश होगा, तो वहीं 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमो अपने नवरत्न के साथ नए मिशन पर निकल चुके हैं। दूसरी पारी के पहले दिन काम संभालते ही पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में ताबड़तोड़ फैसले लिए। देखिए, मोदी सरकार 2 एक्शन में आ चुकी है और पीएम मोदी अपने नवरत्नों के साथ मिशन पर हैं। इस बार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मोदी कैबिनेट के नवरत्न में शामिल हो गए हैं। शाह और मोदी की करिश्माई जोड़ी प्रचंड जीत की गारंटी बन चुकी है। अमित शाह मोदी सरकार 2 में गृह मंत्री हैं। फिलहाल वो बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। शाह गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो 2017 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। शाह 1997 में सरखेज विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। गुजरात के सरखेज से वो 4 बार लगातार विधायक रहे। 2003 से 2010 तक अमित शाह गुजरात सरकार में गृह मंत्री भी रहे। राजनाथ सिंह इस बार रक्षा मंत्री की भूमिका में हैं। वो लखनऊ से सांसद हैं। वो पिछली मोदी सरकार में गृह मंत्री थे। राजनाथ 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो 2000 से 2002 तक यूपी के सीएम भी रहे थे। एनडीए सरकार में राजनाथ कृषि मंत्री भी रह चुके हैं।
निर्मला सीतारमण भी मोदी के नवरत्नों में से एक हैं। वो राज्यसभा से सांसद हैं। मोदी सरकार 1 में निर्मला रक्षा मंत्री रही। इससे पहले वो वाणिज्य उद्योग स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। सीतारमण राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही। वो देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री थी। एस जयशंकर मोदी के नए नवरत्न हैं। वो कैबिनेट में सरप्राइज एंट्री हैं। जयशंकर 2015 से 2018 तक पूर्व विदेश सचिव हैं। डोकलाम गतिरोध को हल करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जयशंकर टाटा में ग्लोबल कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद्मश्री से नवाज चुके हैं। नितिन गडकरी इस सरकार में भी सड़क परिवहन मंत्री हैं। वो नागपुर से चुनकर आए हैं। पिछली सरकार में वो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री भी रहे। 23 साल की उम्र में गडकरी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2010 से 2013 तक गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे। पीयूष गोयल भी पहली पारी की तरह रेल मंत्रालय संभालेंगे। उनके पास वाणिज्य मंत्रालय का भी प्रभार है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं। उनकी कार्यशैली से पीएम मोदी काफी खुश है। धर्मेंद्र प्रधान इस बार भी मोदी के नवरत्न हैं। वो राज्यसभा से सांसद हैं। पिछली बार की तरह वो इस बार भी पेट्रोलियम मंत्री हैं। कौशल विकास विभाग भी संभाल चुके हैं। ओडिशा में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में उनकी पहचान है। उज्ज्वला योजना की सफलता का श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रधान ओडिशा, बिहार और कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मंत्री बने हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता हैं। निशंक हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। वो लोकसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आशुतोष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से गुस्से में है। इस बार भी उनकी नाराजगी की वजह जय श्री राम का नारा। ऐसे में सवाल है कि दीदी को इस नारे से इतनी नफरत क्यों है भला? इन नारों से कोई नाराज हो सकता है क्या? सवाल इसलिए क्योंकि इससे दीदी नाराज हो गई है। देखिए इन तस्वीरों को। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में ये नारे तब लगे जब दीदी का काफिला गुजर रहा था। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के सामने गुरुवार को एक बार फिर भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे वो इतनी नाराज हो गई कि गाड़ी से उतरकर धमकाने लगी। ऐसे में सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है? क्या जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब गाली देना होता है? ऐसे सवालों की वजह है दीदी का गुस्सा और सड़क पर मौजूद लोगों का लगाया गया उनका आरोप। पहले आप ममता बनर्जी का आरोप सुन लीजिए। नारे के जयकारे से नाराज दीदी गाड़ी से उतरे, चिताया, फिर गाड़ी पर सवार हुई और जैसे ही आगे बढ़ने को हुई लोगों ने फिर से नारे लगाने शुरू कर दिए और दीदी फिर से गाड़ी से नीचे उतर गई और लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। जनता को धमकाना क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? दीदी के इस हरकत का विरोध हो रहा है। बीजेपी और शिवसेना ने इसे ममता बनर्जी की हताशा करार दिया है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र और संवैधानिक मान्यताओं और मूल्यों की धज्जियां उड़ाने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है, उससे वो बौखला गई है और अपने ही देश में, हिंदुस्तान में अगर जय श्री राम के नारे लगाने पर इस प्रकार से अगर ममता जी का बर्ताव रहा तो उनको और भी भारी नुकसान पश्चिम बंगाल में उठाना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले 4 मई को भी ऐसा ही हुआ था। तब पूर्वी मिदनापुर जिले के चंद्रकना कस्बे से ममता का काफिला गुजर रहा था। तब भी बीजेपी के कुछ समर्थकों ने ममता के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए थे और तब भी उनके नारों से नाराज होकर दीदी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आई थी। ममता ने नारे लगाने वालों पर गाली देने का आरोप लगाया था और उनकी हिम्मत पर सवाल उठाए थे। तब इस मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। इस बार भी आधे दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल है कि क्यों? क्या लोकतंत्र से ममता का भरोसा उठ गया है या फिर उन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।